हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग विसरण और परासरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए विसरण को समझते हैं। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार से बताई गई है कि विसरण वह घटना है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर तथा विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बैंगनी होता है। तो एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का सांद्र विलयन लेकर उसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं तो पहले पोटेशियम परमैंगनेट विलयन तथा जल दो अलग अलग परतों में दिखाई देते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात संपूर्ण विलयन गुलाबी हो जाता है तथा जल एवं पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के बीच की जो सीमा रेखा होती है वो समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि विलेय के कण, विलेय यहाँ कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट। विलेय के कण विलायक यहाँ जल है, यानी विलेय के कण विलायक में तथा विलायक के कण विलेय में विस्तरित हो जाते हैं और यही घटना विसरण कहलाती है। विसरण को एक और उदाहरण के माध्यम से बहुत आसान उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी कमरे में सेंट या इत्र की शीशी को खुला छोड़ देने पर कुछ ही समय में पूरा कमरा जो है वो सेंट की खुशबू से महकने लगता है और यह विसरण के कारण संभव होता है, क्योंकि सेंट की शीशी के अंदर रखा हुआ जो सेंट है वो सल्यूट का कार्य करता है और कमरे के अंदर उपस्थित जो एयर है वो सॉल्वेंट का कार्य करता है। तो विसरण की घटना में सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में आना चाहता है और सॉल्वेंट जो है वो सल्यूट में जाना चाहता है और इसी कारण जो है पूरा कमरा जो है वो सेंट की खुशबू से महकने लगता है। ऐसे ही जब हम कोई रंग जो है जल में घोलते हैं, चाहे स्याही घोलते हों या कोई रंग घोलते हों, तो रंग का घुलना भी यह विसरण है। रंग जो है जल में विसरण की घटना के कारण ही घुलता है। रंग जो होता है वो विलेय का कार्य करता है और जल जो है वो विलायक का, यानी रंग के जो कण होते हैं या विलेय के कण जो होते हैं वो जल में घुलना विसरित होते हैं और विलायक के कण अर्थात जल के कण जो होते हैं वो रंग या स्याही में विस्तृत होना चाहते हैं और कुछ ही समय में पूरा विलयन जो है वो कलर्ड दिखाई देने लगता है। तो ये सारी घटना जो है वो विसरण का उदाहरण है। तो आइए अब परासरण को समझते हैं। परासरण क्या है? परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बताई गई है कि परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं और परासरण की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। प्रकृति में परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में बताया गया है कि इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम समझाया गया है कि अंगूर को चीनी के गाढ़े विलयन में डालने पर अंगूर के बाह्य कोशिकीय परत जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है के अंदर से विलायक के कण, विलायक यहाँ पर जल है, विलायक के कण बाहर आ जाते हैं और अंगूर जो है वो कुछ ही समय में सिकुड़ जाता है। तो ये घटना जो है वो बाह्य परासरण कहलाती है। यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो अंदर से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए बाहर आता है, जिसके कारण अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है या घट जाता है
और अंगूर जो है वो सिकुड़ जाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से एक और परासरण का जो दूसरा टाइप बताया गया है वो अंतः परासरण है। अंतः परासरण में कहा गया है, अंतः परासरण को इंग्लिश में एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। किशमिश को अंतः परासरण को इस प्रकार समझते हैं, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश के बाह्य कोशिकीय परत, किशमिश का जो बाहरी आवरण है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। किशमिश को जल में डालने पर किशमिश के बाह्य कोशिकीय परत जो कि अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है से होकर बाहर से जल के अणु अंदर जाते हैं, जिससे कुछ ही समय में किशमिश जो है वो फूल जाती है। यह घटना अंतः परासरण कहलाती है। ऐसे ही एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अंडे को जो है HCl विलयन में डुबो देते हैं, जिससे उसका जो आवरण है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो टूटकर अलग हो जाता है। अब उस अंडे को जल से भरे उस अंडे को साल्ट के जलीय विलयन में या नमक के जलीय विलयन में डाल देते हैं, जिससे नमक के जलीय विलयन में डालने पर अंडे के भीतर उपस्थित जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है अगर वो बाहर आ जाता है तो अंडा सिकुड़ जाता है, तो वहाँ पर बाह्य परासरण की क्रिया होती है। लेकिन अगर उसी अंडे को हम लोग अगर जल से भरे एक पात्र में डाल देते हैं तो जल के जो कण होते हैं, यहाँ पर जल जो है वो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो अंडे के आवरण को पार करते हुए, जो कि अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, पार करते हुए अंदर चले जाते हैं, जिससे अंडे के भीतर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और अंडा फूल जाता है। तो यह घटना जो है वो अंतः परासरण के कारण होती है। ऐसे ही अनेक उदाहरण बताए गए हैं परासरण के, आइए उसको भी समझते हैं। प्रकृति में हम प्रकृति अथवा घर में अनेक घटनाओं को देखते हैं जो परासरण से रिलेटेड होती हैं। उसमें पहला है अचार बनाने के लिए सांद्र साल्ट के विलयन में या कंसंट्रेट साल्ट के सॉल्यूशन में रखा गया कच्चा आम परासरण की घटना के कारण जल का क्षरण कर देता है और वह संकुचित हो जाता है। अक्सर घर में देखते हैं हम लोग कि अचार बनाने के लिए जब आम के टुकड़े को साल्ट के या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डुबो कर रख देते हैं तो कुछ ही समय में उसमें जो जल के कण होते हैं वो परासरण की घटना के कारण बाहर चले जाते हैं और आम के जो टुकड़े होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं। यह घटना जो है वो परासरण के कारण होती है। ऐसे ही एक और उदाहरण समझते हैं। मुरझाए हुए फूल या मुरझाए हुए पुष्प ताजे जल में रखने पर पुनः ताजे हो उठते हैं। यानी मुरझाए हुए फूल जिसमें से जल निकल जाने के बाद फूल मुरझा जाता है, तो उसको पुनः ताज़ा करने के लिए अगर उसको जल में रख दिया जाए तो परासरण की घटना के कारण जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और फूल जो है वो पुनः ताज़ा हो जाता है, और ये घटना जो है वो परासरण के कारण होती है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वातावरण में जल ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर जल में रखकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। परासरण के कारण जल इसके भीतर प्रवेश कर जाता है। मार्केट में जो गाजर बिकती है, अगर काफ़ी समय तक धूप में रहती है या काफ़ी समय तक वैसे पड़ी रहती है तो उसके भीतर से जल का वाष्पन हो जाता है, जिसके कारण गाजर जो है लचीली हो जाती है। तो उसको पुनः ताज़ा बनाने के लिए जल में रख देते हैं, जिसके कारण जल के कण जो होते हैं वो पुनः गाजर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और गाजर जो है फिर से मूल अवस्था में आ जाती है, और यह घटना जो है वो परासरण के कारण होती है। परासरण के कारण जल इसके भीतर चला जाता है। ऐसे
और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जल का मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधे के ऊपर के हिस्सों में पहुंचना आंशिक रूप से परासरण के कारण होता है। यानी पौधे के जड़ों के भीतर जो जल प्रवेश करता है और फिर पौधे के ऊपरी हिस्से में जल का जाना जो है वो परासरण की घटना के कारण संभव होता है। ऐसे ही मांस में साल्ट मिलाकर उसको कई दिनों तक रखने के लिए और फलों में सुक्रोज मिलाकर उसका संरक्षण करने के लिए संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। सुक्रोज मिलाकर उसका संरक्षण कर देने पर या संरक्षण करने पर उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। परासरण के कारण साल्ट युक्त मांस एवं मिश्री में पागे गए फल पर स्थिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल के ह्रास के कारण संकुचित होकर मर जाते हैं। तो ये सब घटनाएं जो है वो सब परासरण के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।